हाय एवरीवन। आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 19 रहने वाला है और आज हम इस लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे, गवर्नर जनरल्स। आप सभी को पता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। और ये तो आप सभी को पता है कि जो हमारा अर्जुन बैच है वो डेडिकेटेड है एमटीएस एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप साथ में किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल या रेलवे में ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी, अगर इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अलग से हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद अच्छी तरह से ये कंटेंट को तैयार यहाँ पर किया गया है। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि यूरोप से यहाँ पर काफ़ी कंट्री से यहाँ पर कौन आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, ट्रेडिंग कंपनी आती हैं। और वो धीरे धीरे इंडिया में आते तो ट्रेडिंग के मकसद से हैं, लेकिन ट्रेडिंग मोनोपोली स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ट्रेडिंग मोनोपोली स्टेब्लिश करने के साथ साथ यहाँ पर इंडिया को गवर्न करने की भी उनकी जो मानसिकता है वो बदल जाती है। मेंटेलिटी ये हो जाती है कि चलो भैया इंडिया को गवर्न करने की कोशिश करते हैं, इंडिया को गवर्न करते हैं। और वहाँ पर एक कंपनी होती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स जो होते हैं, जो यहाँ पर आपके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी। और धीरे धीरे वो ट्रेडिंग तो आए थे ट्रेडिंग के मकसद से, लेकिन अब यहाँ पर वो धीरे धीरे इंडिया को गवर्न करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो इंडिया में रीजनल पावर्स ग्रो हुई थी, जैसे हमने देखा अवध बंगाल के जो नवाब थे वो राइज हुए, मराठा राइज हुए, राजपूत राइज हुए थे। इन सबको कैसे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी डिफरेंट बैटल्स में हरा देती है। ठीक है, मैसूर में टीपू सुल्तान हैदर अली को हरा देती है। ऐसे डिफरेंट जो रीजनल पावर राइज होती है, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि मुगल पीरियड के टाइम पे क्या होता है कि जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो धीरे धीरे वहां पर क्या होने लग जाता है, मुगल एम्पायर कमजोर होने लग जाता है। तो जो एक नॉर्थ इंडिया का मेन एम्पायर था वो जब कमजोर होने लग जाता है तो धीरे धीरे जो रीजनल पावर्स थी, जो लोकल रूलर थे, जो जमींदार थे, वो वहां पर गिरो होने लग जाते हैं। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस करने लग जाते हैं। जैसे मैंने बताया भी था, अवध है, बंगाल है, और मराठा भी और ज़्यादा फिर वहाँ पर राइज कर जाते हैं, राजपूत भी राइज कर जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, हमने सबसे पहले तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज देखा था। उसके बाद हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन भी देखा था कि कैसे उसने सबसे पहले तो खुद के राइवल्स को ही हराया, पुर्तगाल को हराया, फ्रेंच को हराया, डच को हराया। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो इनके जैसे पुर्तगाल से आए थे, डच से आए थे, डैन से आए थे, इनके अलावा जो आए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कंट्री से ट्रेडर आए थे, जो कंपनीज आई थी, या तो उनकी टेरिटरी बहुत कम रह जाती है, बहुत कम जगह वो ट्रेड कर रहे होते हैं या गवर्न कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर इंडिया में अपना सारा सेटलमेंट को बेच के वो वापस चले जाते हैं। और बेचते किसको है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे सबसे पहले हमने देखा कि अपने बैटल्स में सबसे पहले तो अपने राइवल्स को, अपनी एनिमी जो कंपनीज थी उनको हराती है। और फिर धीरे धीरे इंडिया को गवर्न करने की कोशिश के चक्कर में यहाँ पर जो इंडिया के रूलर्स थे, जो यहाँ पर रीजनल पावर्स थी, उनको डिफरेंट बैटल्स में हरा देती है। और धीरे धीरे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो गवर्निंग पावर है यहाँ पर शुरू कर देती है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू कर देती है। और धीरे धीरे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी दिन पे दिन राइज होती जाती है। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट लेक्चर में देख के आ चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर्स के बारे में और गवर्नर जनरल्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले गवर्नर्स क्या होते हैं, ये गवर्नर जनरल्स क्या थे, इनके बारे में समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर 1757 में जैसे मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, जहाँ पर वो किसको हरा देते हैं बैटल ऑफ प्लासी में? बताओ मुझे, यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी में किसको हराते हैं? तो बैटल ऑफ प्लासी में यहाँ पर सिराज उद दौला को हरा देते हैं, सिराज उद दौला को हरा देते हैं, जो कि कौन था? लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब था। ये लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब क्यों बोल रहा हूँ, मैंने बताया था, क्योंकि इसको हराने के बाद ये अपनी कठपुतली को बिठा देते हैं, मीर जफर को। ठीक है, वो हम देख के आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मीर कासिम होता है, जो यहाँ पर आगे बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। लेकिन अब जब इन्होंने बंगाल को हरा दिया और अपना एक यहाँ पर कठपुतली को बिठा दिया, मीर जफर को यहाँ पर बिठा दिया था, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये अपना एक गवर्नर अपॉइंट करेंगे बंगाल में। अब उस वक्त तक इनके पास 3 ऐसी प्रेसिडेंसीज थी जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से गवर्न कर सकती थी 1757 तक। ध्यान रखना, इन्होंने अपना जो पहली फैक्ट्री थी 1613 में लगाई थी। ठीक है, लेकिन 1757 में इनके पास 3 प्रेसिडेंसी आ गई थी। एक आ गई थी बॉम्बे, जो कि मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाल का एक राजा था, उसने अपनी बेटी की शादी चार्ल्स सेकंड से करी थी, जो कि इंग्लैंड का किंग था। तो वो वहां से बॉम्बे उन्होंने गिफ्ट में दिया था, पहले ये पुर्तगाल के पास था। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी टेरिटरी थी? एक बॉम्बे थी, एक मद्रास थी, और यहाँ पर ये बंगाल के नवाब को हरा चुके हैं, एक बंगाल थी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेरिटरी यहाँ पर बंगाल थी। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया
कि बंगाल में जो यहाँ पर सॉइल थी काफ़ी फर्टाइल थी और बंगाल काफ़ी रिच था उनके टाइम पर। अगर हम यहाँ पर ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखते हैं, अंग्रेजों के टाइम पे देखते हैं, तो बंगाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिच था। तो जब ये बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में जो हुआ, उसमें यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट नवाब था उसको हरा दिया और अपना कठपुतली को बिठा दिया, तो एक गवर्नर अपॉइंट करते हैं और एक एक गवर्नर यहाँ पर ये तीनों जगह अपॉइंट किए जाते हैं, बॉम्बे में, मद्रास में और बंगाल में। और ये गवर्नर कुछ नहीं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं किसका, यहाँ पर या जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसका। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। यहाँ पर तीनों जगह गवर्नर एक एक का अपॉइंट किए गए। हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बॉम्बे और मद्रास के बारे में हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो बंगाल इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट गवर्नर बनता है बंगाल का, वो बनता है यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखना 1757 में कौन बनेगा यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर बनेगा। और इसको कब बनाया गया था, बैटल ऑफ प्लासी के बारे बाद बनाया गया था। अच्छा, इसका और कुछ तो याद मत करना, दो तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, कब बनाया, किस बैटल के बाद बनाया, और डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया, ये चीज़ ध्यान रखना। डुअल सिस्टम का मतलब है दोहरी प्रणाली किसने शुरू की। अब यहाँ पर दोहरी प्रणाली आप पूछोगे कि भैया क्या होता है, तो देखो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जब एनालिसिस कर रहा था तो इतना डेप्थ में नहीं जाता, लेकिन मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो मत करना। दोहरी प्रणाली का मतलब दो अथॉरिटीज में इसने चीज़ों को डिवाइड कर दिया था। एक वो अथॉरिटी जो कि क्या करेगी, राजस्व को कंट्रोल करेगी, राजस्व संग्रह पर यहाँ पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगी। संग्रहण मतलब होता है कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व संग्रहण पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगी। दूसरी जो कानून और व्यवस्था बनाए रखेगी, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। तो पहला मतलब डुअल सिस्टम में कैसे बांट दिया, एक और दो अथॉरिटी बना दी। बेसिकली एक अथॉरिटी वो जो कि कंट्रोल करेगी रेवेन्यू कलेक्शन को, मतलब राजस्व को कलेक्ट करेगी, उस पर कंट्रोल करेगी। एक जो कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करेगी, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखेगी। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, इसने जेम्स रेनल करके एक, उस वक्त कौन था यहाँ पर जो मैप वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कार्टोग्राफर। तो एक कार्टोग्राफर था यहाँ पर जेम्स रेनल, तो ये उसको ऑर्डर देता है कि भैया तुम हिंदुस्तान का नक्शा बनवाओ। तो पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा हिंदुस्तान का जो नक्शा बनवाया गया था वो जेम्स रेनल के द्वारा बनवाया गया था, और ये हिंदुस्तान का नक्शा बनाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 1757 में बनता है और यही आने वाले काफ़ी टाइम तक यहाँ पर गवर्नर रहता है बंगाल का, और यहाँ पर लगभग 1773 तक ये बंगाल का गवर्नर रहता है। फिर यहाँ पर एक एक्ट आएगा 1773 में, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, विनियमन अधिनियम आता है 1773 का। ठीक है, और ये जो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट होता है वो क्या करता है, जो आपकी पोजीशन होती है ना गवर्नर ऑफ बंगाल की, गवर्नर ऑफ बंगाल की जो यहाँ पर पोजीशन होती है, अब यहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का मतलब अब क्या है, अब आप बोलोगे भैया अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों किया, गवर्नर से क्यों नहीं, नाम चेंज करने से क्या हो जाएगा, होगा। नाम चेंज करने से ये होगा, जैसे मैंने अभी बताया 3 प्रेसिडेंसी थी उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक बॉम्बे थी, एक मद्रास थी और एक बंगाल थी। तो यहाँ पर जो बंगाल पहले सब सब तीनों आपस में इंडिपेंडेंट थे, तीनों ही यहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहाँ पर ये होगा कि ये जो दोनों अलग प्रेसिडेंसी थी ना मद्रास और बॉम्बे, उसके गवर्नर भी इसी बंगाल के गवर्नर के अधीन आएंगे। अब इसका कंट्रोल तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर आ गया। अब जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर भी होंगे ना, वो भी इसी को आके रिपोर्ट करेंगे, जो कि यहाँ पर गवर्नर जनरल होगा बंगाल का। तो बेसिकली ये इसकी पावर को यहाँ पे बढ़ा दिया गया था। तो अब यहाँ पर गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया, बंगाल का ही है अभी। और यहाँ पर ये जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, ये सबसे पहला आपसे पूछा था कि पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का। तो जो पहला गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, वो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग बनता है। और मैं आपको बता चुका हूँ विनियमन अधिनियम 1773 के तहत बनता है, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू बनता है, ध्यान रखना। और ये 1772 से लेके 1785 तक रहता है, क्योंकि 1772 में पहले ये गवर्नर बना था, लेकिन जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, अब ये 1773 में गवर्नर जनरल बन जाता है। और यहाँ पर 1772 से यहाँ पर 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहेगा बंगाल का। अब ये क्या करता है, सबसे पहले तो जो रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम चलाया था, जो आपकी दोहरी प्रणाली की शुरुआत की थी, उसको यहाँ पर एंड कर देता है। डुअल सिस्टम का यहाँ पर ये क्या करेगा, एंड करेगा। और यहीं पर इसी के टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर
फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है। आप सभी को हम पढ़ा मतलब हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। 1775 से लेके 85 तक चलने वाला ये वॉर था, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर कौन सी ट्रीटी होती है तो मैंने आपको बताया था, ट्रीटी ऑफ सालवाई यहाँ पर होती है, ट्रीटी ऑफ सालवाई। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, हिंदी वाले लिख सकते हो सालवाई की संधि, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी इसी के टाइम पे होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है ना, जब हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर, तो मैंने आपको बताया था कि 1780 से लेके 84 तक यहाँ पर होता है। और यहाँ पर बेसिकली हैदर अली लड़ रहा होता है, लेकिन 82 में हमने बताया था ना कि 1982 में, और अप्रॉक्स दिसंबर के बीच डेथ हुई थी, लेकिन शायद इतना पेपर में नहीं पूछेगा। 1782 में इसकी डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर लेटर इसके डेथ के बाद इस जो वॉर है या आने वाले एंग्लो मैसूर वॉर है, उनको कौन यहाँ पर कंटिन्यू करता है, तो टीपू सुल्तान यहाँ पर कंटिन्यू करता है। अगर इस वॉर में कभी आपसे ट्रीटी पूछे कि ट्रीटी कौन सी हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर की संधि। उसके बाद एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। देखो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, ये एक तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, या पूछ सकता है ज़्यादातर तो डायरेक्ट पूछेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो आपको पता होना चाहिए 1784 में आया। या आपसे पूछ सकता है पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जब भारत आया था तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ठीक है। तो इसलिए जिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब जो गवर्नर रहे हैं या जो गवर्नर जनरल रहे हैं अभी बंगाल के हैं, अभी आने वाले टाइम में हम इंडिया के देखेंगे, तो ये जो गवर्नर्स रहे हैं ना, तो इनके बारे में हम ये भी इनके टाइम पीरियड में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं वो सारी मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। तो उसमें क्या है, यहाँ पर या तो आपसे ये पूछ ले कि ये किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड पे हुई, तो तब भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। या आपसे ये पूछ ले कि हाँ भाई ये चीज़ कब हुई थी, ठीक है। जैसे आपसे मैंने अभी हम यहाँ पर जैसे पढ़ा रहे हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ, तो दो तरह से सवाल आ सकता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा ही रहा हूँ कि वॉरेन हेस्टिंग है। या आपसे इस तरह से आ सकता है कि जब जो पहला एंग्लो मराठा वार हुआ था उसमें कौन सी ट्रीटी हुई, कब से कब तक हुआ, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हम कवर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये मानो अगर आप गवर्नर जनरल्स कर लेते हो और वॉइस रॉय कर लेते हो तो आपकी आधी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक जगह कंपाइल करके करा रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कराते हैं इनको पहले अलग अलग पीरियड को, लेकिन मैं यहाँ पर एक जगह कंपाइल करके इसलिए करा रहा हूँ कि आपको गवर्नर जनरल सारे एक जगह मिल जाएंगे, और सभी एक जगह मिल जाएंगे तो आपको पढ़ना आसान होगा, आपको हिस्ट्री को समझना आसान होगा, ठीक है। आगे हम इनके टाइम पीरियड पर और भी चीज़ें हो रही थी, आगे और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि आपकी आईएनसी फॉर्म हुई है, या बहुत आईएनसी के सेशंस हैं, या और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं अभी, जैसे गवर्नर जनरल्स पढ़ेंगे, इसके बाद रिवॉल्ट हो जाएगा वो पढ़ेंगे, फिर वाइसरॉयज के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो हमारे इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं आपको एक अच्छे वे में कंटेंट को प्रोवाइड करा पाऊँ, वही मेरा इसके पीछे मकसद है कि मैं एक साथ यहाँ पर आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब गवर्नर जनरल्स करा रहा हूँ, एक ही लेक्चर में मैं आपको वाइसरॉय करा दूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए इसको समझने में, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस बनेगा यहाँ पर 1786 से लेके 1793 तक। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करा था, कोडिफाई किया था कानून को, मतलब कोडिफाई द लॉ, मतलब कानून को संहिताबद्ध करने वाले पहले व्यक्ति। अब ये जो संहिताबद्ध है या यहाँ पर कोडिफाई है, इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने जो लीगल सिस्टम होता है उसको एक स्ट्रक्चर दिया था, एक संरचित कानूनी प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की थी, मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड लीगल सिस्टम बनाने की, स्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर अभी कभी आपसे पूछे कि कानून प्रणाली स्थापित करने की जो कोशिश की थी या ये कोडिफाई लॉ का मतलब क्या है, तो मतलब कानून प्रणाली को स्थापित करना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। वैसे इतना नहीं पूछता, ये पूछेगा कि फर्स्ट पर्सन जिसने कोडिफाई किया था लॉ को, तो वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इस्टेब्लिश्ड इस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर्ड लीगल सिस्टम। स्ट्रक्चर्ड मतलब कोडिफाई लॉ का मतलब क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड लीगल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना। अगर आप हिंदी वाले हो और लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें ना मैं याद करके आया हूँ कि भाई इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं। अब देखो यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो हिंदी मीडियम वालों आप भी थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो। आप भाई
कमेंट कर देना भैया आप हिंदी में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते, यार उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। पहले जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको मुझे हिंदी में देखना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें मैं याद की हैं, मुझे पता नहीं था, जैसे मुझे कि भाई स्ट्रक्चर्ड का मतलब संरचित बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसे लीगल का कानूनी है, सिस्टम का प्रणाली है, इनमें बहुत सारी चीज़ें मुझे आती हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे याद करनी पड़ती हैं, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ी बहुत अगर मैं कुछ चीज़ें मिस कर दिया करूँ हिंदी में, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आप देख लिया करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब मैं लेक्चर लेने आता हूँ, क्योंकि एक ही बार पढ़ी होती है तो कभी कभी दिमाग में भी नहीं रहता ना। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो ये क्या करते हैं, संरचित कानूनी प्रणाली स्थापित करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ओके। फिर उसके बाद ये एक परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट करता है यहाँ पर, एक परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया परमानेंट सेटलमेंट क्या था। बेसिकली एक ये यहाँ पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। अब आप बोलोगे भैया ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है, तो सबसे पहले तो इधर लिखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको अगर हिंदी में देखा जाए तो बोलते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम को क्या बोलेंगे मेरे भाई, भूमि, लैंड को भूमि, रेवेन्यू को बोलते हैं राजस्व, भूमि राजस्व प्रणाली, ठीक है यही तो बोलेंगे। भूमि राजस्व प्रणाली थी। बेसिकली क्या था कि जब जो उस वक्त जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो उस वक्त जो ज़्यादा जो यहाँ पर टैक्स कलेक्शन था वो किससे होता था, पीजेंट से होता था, किसानों से होता था, एग्रीकल्चर से होता था। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज का भी रिवोल्यूशन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था, लेकिन हाँ यहाँ पर जो लैंड रेवेन्यू से जो कलेक्शन था वो सबसे ज़्यादा था, जो लैंड से आने वाला कलेक्शन था, जो आने वाला टैक्स था। अब वो लोगों से किस तरह से लिया जाए, मतलब जो भूमि का जो कर है, जो जैसे कोई इंसान कर रहा है उस पर जो टैक्स लगाया जाए वो किस तरह से लगाया जाए, उसी को लैंड रेवेन्यू सिस्टम बोला जाता है, भूमि राजस्व प्रणाली बोला जाता है। जिससे कि जैसे अभी के टाइम में अलग अलग तरह से इंडिया मतलब जो हमारी सरकार है हम पर टैक्स लगाने की कोशिश करती है, तो वैसे ही लैंड पर जो यहाँ पर टैक्स लगाने की कोशिश की जाती थी, जो जिन लोगों पर ज़मीन होती थी कि भाई उसमें अलग अलग तरह से सिस्टम होता था। अभी ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में इन्होंने क्या करा, एक जमींदार की पोस्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस की, मतलब एक जमींदार यहाँ पर बनाए और उनको हेरिडेटरी राइट दे दिए थे। मतलब उनको बोल दिया था कि तुम भाई प्राइमरी लैंड ओनर्स हो, तुम इस जैसे अब गांव एक गांव है कि इसकी मतलब इतनी ज़मीन के तुम यहाँ पर प्राइमरी लैंड ओनर्स हो, अब तुम यहाँ पर काम कराओ और इनसे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे तुम कितना भी टैक्स लो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में लैंड रेवेन्यू तुम दे दो। कहने का मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक जमींदार बोला कि और बोला कि भाई देखो इतनी ज़मीन तुम्हारी है। अब मेरे तो समझ में ये नहीं आता भैया तुम कौन होते हो किसी से बोलने वाले कि ये ज़मीन तुम्हारी है, ये ज़मीन तुम्हारी है। तुम जहाँ रह रहे हो, जहाँ पे तुम अभी रूल कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ये ज़मीन जहाँ पे तुम रह भी रहे हो ये ज़मीन तुम्हारी, जो तुम दूसरों की ज़मीन, यहाँ पे क्या था कि ज़मीन को जो दूसरे भी रूल कर रहे होते हैं वो वहाँ से उनकी ज़मीन ले ली जाती है और एक ज़मींदार को दे दी जाती है और उसको हेरिडेटरी राइट दे दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है कि भैया ये जो भी लोग उस पर ज़मीन कर रहे थे उनसे ही का काम करवाते रहो। जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, जो भी वो मतलब उसमें फसल उपजा रहे हैं, और उतना हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम उनसे कितना भी टैक्स लो लेकिन हमें तुम इतना फिक्स्ड अमाउंट में दे दो। अब तुम ज़्यादा लो कम लो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में यहाँ पर टैक्स दे देना, ठीक है। तो ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट का मतलब परमानेंट दे दिया कि ये तुम्हारी ज़मीन है, अब जाके तुम इस ज़मीन पे लोगों से काम करवाओ, कितना भी टैक्स लो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसकी वजह से जो जो ज़मींदार थे ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तुम देखोगे कि ये सिस्टम बहुत बेकार उभर के आता है, ज़मींदार अपने चलाने लगते हैं और यहाँ पर जो पुअर किसान होते हैं उनकी ये मानो कि यहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है, उनसे मनमानी टैक्स। इसके अगेंस्ट बहुत सारे ज़मींदार के अगेंस्ट भी काफ़ी रिवॉल्ट होते आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे जो किसान लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा विद्रोह भी करते हैं इन ज़मींदार के खिलाफ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप अलग से पढ़ोगे कभी तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे विद्रोह होते ही रहते थे ज़मींदार के खिलाफ, क्योंकि ज़मींदार कोई अच्छे इंसान तो होते नहीं थे। अब उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक तरह से पावर मिल गई कि अब तुम जो करना चाहो कर सकते हो। और यहाँ पर इनको बेसिकली पुलिस वाले भी दिए जाते थे जमींदार्स को यहाँ पर क्या दिए जाते थे, ये पुलिस वाले भी यहाँ पे दिए जाते थे। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, ये दरोगा सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। तो पहले क्या होता था कि पहले जमींदारी थानेदार होते थे,
जमींदारी थानेदार का मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स होते थे, जो कि जो लैंड ओनर्स होते थे, जो जमींदार होते थे, उनको असिस्ट करते थे। तो बाद में उस चीज़ को ख़त्म करके, थानेदारी को ख़त्म करके दरोगा सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है कौन? लॉर्ड कार्नवालिस। तो एक तरह से ये क्या था? पुलिस रिफॉर्म था। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, जो ये परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था, इसका रीजन ध्यान रखना, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि किस किस रीजन में इसको शुरुआत किया गया था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन में इसको यहाँ पर शुरुआत किया गया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। और उसके बाद अच्छा चलो मैं यहीं पढ़ा देता हूँ। जैसे एक तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था परमानेंट सेटलमेंट, और यहाँ पर ध्यान रखना ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ना, ये इसके लास्ट टाइम में ही हुआ था, 1793 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर 1820 में इनका रीजन ध्यान रखना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस वाले रीजन में हुआ था। और 1820 में एक यहाँ पर रैयतबारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, रैयतबारी। ये भी आपका एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ठीक है, भूमि राजस्व प्रणाली थी, रौतबारी सिस्टम। अब ये क्या था, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। रौतबारी सिस्टम, इसको ध्यान रखना, 1820 में हुआ रौतबारी सिस्टम। और कौन करता है ये ध्यान रखना, थॉमस मुनरो यहाँ पे करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पर अब ये जो रौतबारी सिस्टम में, रौत रौत मतलब, अब देखो तुम थोड़ा, चलो ठीक है, रौतबारी सिस्टम में मतलब यहाँ पर डायरेक्ट जो टैक्स लिया जाएगा ना, जो डायरेक्ट बातें होंगी, अब वो कल्टीवेटर से होंगी। ठीक है, ये रौतबारी सिस्टम में, ठीक है, जो कल्टीवेटर होगा डायरेक्ट उससे यहाँ पर लैंड रेवेन्यू का जो सेटलमेंट है, वो लैंड जो रेवेन्यू का सेटलमेंट होना है, जो टैक्स का सेटलमेंट होना है, वो डायरेक्ट कल्टीवेटर से होगा, जो यहाँ पर पीजेंट होगा उससे होगा। तो ये रौतबारी सिस्टम आया था। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर आपसे अक्सर पेपर में पूछ लेगा कि ये जो है यहाँ पर किस वाले रीजन में आया था, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये पहले तो जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो यहाँ पर बॉम्बे में किया जाता है, जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे किया जाता है, मद्रास में किया जाता है। और बाद में इसे एक्सटेंड किया जाता है असम और कुर्ग की तरफ। असम एंड कुर्ग में इसको एक्सटेंड किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। अच्छा, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम और है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो और लिख लो। वो इसके 2 साल बाद आता है यहाँ पर 1822 में, जिसको हम बोलते हैं महलवारी सिस्टम। अब ये महलवाड़ी सिस्टम क्या था? इसमें बेसिकली क्या था, एक विलेज को या एक से ज़्यादा विलेज को, अगर कोई छोटे विलेज है तो 2-3 विलेज को, अगर एक एक बड़ा विलेज है तो एक विलेज को बेसिकली एक महल्स में डिवाइड किया गया, एक यूनिट में डिवाइड किया गया। उसको क्या बोला गया? महल बोला गया। उसको यहाँ पर क्या बोला जाता? महल बोला गया। जैसे कि एक गांव है, अगर बड़ा गांव है तो उस पूरे गांव को मिला के क्या बोल दिया? महल बोल दिया। अगर 2 गांव हैं छोटे छोटे तो उस दोनों गांवों को बोल के क्या बोल दिया? महल बोल दिया। तो उस महल को एक यूनिट की तरह कंसिडर किया। और ये महल वाली सिस्टम आपका किसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था? ये चीज़ ध्यान रखना, हॉल्ट मैकेंजी यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करता है। कौन इंट्रोड्यूस करता है? हॉल्ट मैकेंजी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इस सिस्टम में क्या था कि जो महल्स यहाँ पर जो इन्होंने यूनिट्स डिवाइड किए, जो बनाए, वो कंप्लीट महल रेस्पॉन्सिबल होता था। ठीक है, कि आपका यहाँ पर लैंड रेवेन्यू देने के लिए, जो यहाँ पर टैक्स वगैरह है वो देने के लिए। और ये किस रीजन में किया था? तो ये सेंट्रल इंडिया वाला जो यूपी है, आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन है। और नॉर्थ वेस्ट है तो फिर पंजाब तो होगा ही होगा। इस वाले रीजन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोला जाता है। भारत में सिविल सेवा के जनक यहाँ पर बोला जाता है। अब इन्होंने इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया क्यों बोला जाता है? तो इन्होंने जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था ना, जो यहाँ पर अंग्रेजों का प्रशासन था, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किए थे और उनको मॉडर्न करने की कोशिश की थी, उनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की थी। इन्होंने जो यहाँ पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ब्रिटिश का यहाँ पर प्रशासन था, जो अंग्रेजों का यहाँ पर प्रशासन था, उसको पहली बात तो मोर एफिशिएंट बनाया, मतलब कि अधिक कुशल बनाया, और लेस करप्ट बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, कि यहाँ पर करप्शन इन्होंने कम करने की कोशिश की थी। और जो प्राइवेट ट्रेड थी उसको हम यहाँ पर ये बैन कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जब हम सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ रहे थे, कि सिराजुद्दौला को क्यों गुस्सा आया, कि वो जो एम्प्लॉय थे, जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, वो कंपनी के लिए तो ट्रेड करते ही करते थे, साथ में अपने लिए भी ट्रेड करते थे उन दस्तक का यूज करके। तो प्राइवेट ट्रेड भी की जाती थी। तो यहाँ पर उसको भी यहाँ पे बैन कर दिया। और करप्शन में ही, कि ये करप्शन ना दिखे, ये बेसिकली क्या करते थे, यहाँ पर इनके जो ऑफिशियल्स होते थे, कोई जमींदार है वगैरह है, उनको राइट्स दे दिए, उनके बदले में उनसे
बड़े बड़े गिफ्ट लेते थे, तो वो भी एक तरह से ब्राइब कंसिडर की गई। और उन गिफ्ट्स को, जो बड़े बड़े गिफ्ट्स मिलते थे सिविल सर्वेंट्स को, वो भी यहाँ पर बैन कर दिए गए। और इसने बहुत सारे रिफॉर्म जैसे किए, जैसे कि यहाँ पर जो प्रमोशन होगा, जो यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में भी तो काम करते थे लोग सिविल सर्विसेज, मतलब अब धीरे धीरे तो गवर्न कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहाँ सिविल सर्वेंट्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, ये सभी लोग होते थे। तो इन्होंने बोला कि भाई जो प्रमोशन है, ठीक है, वो यहाँ पर सीनियोरिटी के हिसाब पे होना चाहिए, ना कि तुम मुझे पसंद हो तो तुम्हारा मैं कर दूंगा, तुम मुझे पसंद नहीं हो तो तुम्हारा मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ना लागू सिर्फ अंग्रेजों के लिए होती थी। जो यहाँ पर इंडिया इंडिया के सिपाही वगैरह थे, जो यहाँ इंडिया के लोग जो इनके उसमें काम करते थे, उनके लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन ये लागू अंग्रेजों के लिए ही होती थी। तो इन्होंने बोला कि भैया ये सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन होगा, और अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं चलेगा कि तुम मुझे पसंद हो तो मैं तुम्हें कर दूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है। और इन्होंने ब्राइबरी को कम करने की कोशिश की, जैसे मैंने आपको बताया, करप्शन कम करने की कोशिश की। और यहाँ पर इन्होंने करप्शन कम करने के लिए क्या करा कि अपने जो ऑफिसर या ऑफिशियल्स होते हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पेपर में शायद इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, जस्ट समझ लो अभी, ठीक है। बस ये मैं ये बता रहा हूँ कि इनको सिविल सर्विस के फादर क्यों बोला जाता है। अगर कभी कभी किसी को सिविल सर्विस के फादर बोला जाता है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने करप्शन को कम करने की कोशिश की। इन्होंने करप्शन कम करने के लिए क्या करा था, जो ऑफिसर होते थे, ऑफिशियल्स जो होते थे, उनको उनकी सैलरी यहाँ पर बढ़ा दी थी। उनकी सैलरी यहाँ पे क्या कर दी थी, इंक्रीज कर दी थी। बेसिकली देखो, ये माना जाता है किसी भी सिस्टम में, लोगों ने ये कंक्लूजन पे बोलते हैं कि कोई भी इंसान मतलब कि या तो ब्राइबरी लेने की, घूस लेने की कोशिश तभी करता है जब वो अपनी सैलरी में सेटिस्फाई नहीं होता, या उसकी जो नीड है वो ढंग से फुलफिल नहीं हो रही होती है, ठीक है। या देखो, एक इंसान होता है चोरी जब भी करता है जब वो ढंग से पैसे कमा नहीं पा रहा होता है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि इंसान घूस भी तब लेता है तब जब उसका सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा होता है। तो बेसिकली ये सैलरी को भी इंक्रीज कर देता है, जिससे कि लोग ब्राइब लेना कम कर दें, ठीक है, या ख़त्म कर दें। और बेसिकली इन्होंने जो टॉप पोजीशन है वो यूरोपियंस के लिए ही रखी थी, तो वो तो सब जानते ही हैं, वो तो कोई खैर दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म की है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। इसलिए यहाँ पर हम इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और देखो, यहाँ पर लॉर्ड लगाना सभी गवर्नर जनरल्स के लिए, सभी वाइसरॉय के आगे, सभी गवर्नर ऑफ बंगाल के आगे मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर खाली कॉर्नबिलिस लेके आऊँ, लिख के लाऊँ लेके आऊँ, तो आपको भी हो सकता है कि यार अगर पेपर में लॉर्ड लिखा आए तो कोई नए बच्चे के लिए यहाँ पर दिक्कत आ सकती है कि भैया ने तो यहाँ पर कराया नहीं था, क्योंकि पेपर में आएगा। लेकिन जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपको लॉर्ड लगाने की इनके नाम के आगे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भगवान नहीं है जो इनके आगे हम लॉर्ड लगाएं। और इन्होंने ना पूरे देखोगे कि कैसे 200 साल हम लोगों पे अत्याचार किए हैं, और बहुत बुरी तरह से अत्याचार किए हैं यार। आने वाले टाइम में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू। तो इनके आगे लॉर्ड लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा तो हमारी किताबों में क्यों होता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इनके आगे नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगाया हुआ है। एक दो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय हैं जो जिन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है, बाद बाकी के सब नालायक नालायक हैं। अब इन वाइसरॉयज के बारे में मैं डिटेल में इसलिए नहीं बताता क्योंकि यार फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये गवर्नर जनरल ही मुझे 2 लेक्चर में कराने पड़ेंगे, और हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा पेपर दिन पे दिन पास आता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पे फोकस कर रहा हूँ, वरना कभी आपको टाइम मिलेगा ना तो किसी लेक्चर्स में इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉर्नवालिस और ये जितने भी गवर्नर जनरल्स रहे ना, इन कौन अच्छा था कौन बुरा था, सारी चीज़ें मैं कभी डिटेल में बताऊंगा आपको, जब कभी हमारे पास टाइम होगा, कभी हम दोबारा से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी हमारे पास, हमको जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करना है, हम उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, कि आपके पेपर से पहले मेरी कोशिश ये है कि मैं आपका सिलेबस कवर करा पाऊँ। ठीक है, चलिए बातों को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है हमारा यहाँ पर, वो भी लॉर्ड वो भी यहाँ पर कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और देखो, यहाँ पर एक हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखना। इस हिंदू कॉलेज का नाम संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज, ठीक है, हिंदी में भी सेम ही रहेगा, संस्कृत कॉलेज। और इसका नाम बदल के, संस्कृत कॉलेज का नाम बदल के 1974 में क्या कर दिया गया था यहाँ पर, संपूर संपूर संपूर्ण आनंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कर दिया गया था, ये चीज़ ध्यान रखना, संस्कृत यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। और इसको कौन बनवाता है, जॉनाथन डंकन बनवाता है। बेसिकली ये एक ब्रिटिश ऑफिसर होता है और उस वक्त गवर्नर होता है बॉम्बे का, ठीक है। कौन होता है ये, जॉनाथन डंकन। ये बेसिकली गवर्नर होता है कहाँ का, बॉम्बे का, ये चीज़ ध्यान रखना। ये हिंदू लॉ और फिलॉसफी को प्रमोट करता है, ठीक है।
जो हिंदू लॉज की स्टडीज होती हैं और जो यहाँ पर फिलॉसफी होती हैं, जो हिंदू कानून होते हैं या जो दर्शन होते हैं, जो फिलॉसफी आप लोग पढ़ते हो, उसके अध्ययन को यहाँ पर ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं जॉन सॉर के बारे में। तो देखो यहाँ पर ये जो जॉन सॉर था ना, इसके बारे में बस ज़्यादा ध्यान मत रखना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ये गवर्नर जनरल नहीं रहा। इसका इस टाइम पर फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था 1793 में, जो कि कुछ नहीं होता, बेसिकली हर 20 साल बाद एक चार्टर आएगा और यहाँ पर जो कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स हैं उन्हें 20 साल के लिए एक्सटेंड करेगा। यही आप देखोगे कब तक, जब तक हमारा रिवॉल्ट नहीं हो जाएगा 1857। तो यहाँ पर जो कंपनी के ट्रेडिंग राइट थे, जो कंपनी की मोनोपोली थी, कंपनी की मोनोपोली का मतलब कि अब यहाँ पर ब्रिटिश से मतलब और कोई कंपनी नहीं आ सकती है, इंग्लिश से, इंग्लैंड से यहाँ पे कोई और कंपनी नहीं आ सकती है। यहाँ पर खाली ट्रेडिंग राइट किसको हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हैं। तो 1793 में इस चार्टर एक्ट के थ्रू 20 साल के लिए और यहाँ पर ट्रेडिंग राइट्स को बढ़ा दिए गए। किसकी ट्रेडिंग राइट्स को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स को। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं लॉर्ड बेलेस्ली के बारे में। ठीक है, लॉर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बेलेस्ली के बारे में देखते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पर से आप देखोगे कि असली एक्सपेंशन देखो, धीरे 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 इनकी क्या थी, पावर यहाँ पर बढ़ती ही जा रही थी। दिन पे दिन इनकी पावर बढ़ती जा रही है। इंडिया में इनका जो राइज है वो होता ही जा रहा था। यहाँ पर ये एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है जिससे कि आपको और देखेगा कि इनका जो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो इनका टेरिटरी थी, जो इनकी गवर्निंग एरिया था, वो और ज़्यादा ये बढ़ा लेते हैं। और वो यहाँ पर कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, एक ये सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। अब आपको मैं बताता हूँ ये सब्सिडरी अलायंस क्या थी। ये सब्सिडरी अलायंस ये थी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक गठबंधन। तो यहाँ पर ये सहायक गठबंधन क्या था, सहायक गठबंधन ये था कि जो उस वक्त इंडिया के रूलर्स थे उनसे ये बोलते हैं, इंडिया में बहुत सारे लोकल रूलर थे, अलग अलग रीजन में लोग रूल कर रहे थे, उनसे बोलते हैं भाई साहब देखो, तुम ना असक्षम हो, कल को तुम पे कोई आके अटैक कर देगा ना, तो तुम्हारे पास इतनी आर्मी नहीं है कि तुम उनसे फाइट कर पाओ। ऐसा करो, आप हमें टैक्स दे दो और हमारी आर्मी अपनी मिलिट्री में हम अपनी आर्मी को आपकी मिलिट्री में भेज देते हैं, आपकी आर्मी को दे देते हैं, और कल को जरूरत पड़ेगी तो हम और आर्मी दे देंगे, बस तुम टाइमली हमें टैक्स देते रहो, उसके बदले हर मंथ में हमें तुम टैक्स देते रहो, उसके बदले में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो भाई साहब ये बोलते हैं। अब ये मानो कि ये जो सब्सिडरी अलायंस है ये क्यों कर रही है ब्रिटिश सरकार, या यहाँ पर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्यों कर रही है। ये भाई सामने वाले को सबसे पहले तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम वीक हो, और धीरे धीरे तुम अपनी आर्मी उनके यहाँ भेज रहे हो। कल को तुम तो अपनी आर्मी से उसे कभी भी हटा सकते हो ना। अब यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट मिलता है ना सब्सिडरी अलायंस का, एक तो जो इंडियन रूलर्स की पावर है और ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि अब जिन्हें जो भी इंडियन रूलर्स ने ये सब्सिडरी अलायंस अपनाई थी वो धीरे धीरे यहाँ पर और वीक हो गए, क्योंकि उन्होंने अब अपनी आर्मी पे फोकस करना कम कर दिया। अब यहाँ पर कौन सी आर्मी आ गई, ब्रिटिश आर्मी आ गई। अब जब ब्रिटिश आर्मी आ गई तो कहीं ना कहीं अब पता है कि भैया तुम यहाँ पर रूलर हो, हमारी आर्मी यहाँ पर रूल कर रही है, अब यहाँ पर हम वही होगा जो हम तुमसे करने को कहेंगे। अब यहाँ का इंडियन रूलर वही करेगा। कहीं ना कहीं वो अंग्रेज डोमिनेट कर सकते थे रूलर को, क्योंकि आर्मी अब अंग्रेजों की थी, प्रोटेक्शन अंग्रेज ही दे रहे थे। भैया तुम्हें चाहें तो हम कभी भी हटा सकते हैं। धीरे धीरे ये सिचुएशन बन गई थी कि अब हम तुम्हें चाहें तो कभी भी हटा सकते हैं। अब मतलब तुम वही करोगे जो यहाँ पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी। तो यहाँ पर जो इंडियन रूलर्स की पावर है वो वीक हो जाती है, जो ब्रिटिश का डोमिनेंस है वो यहाँ पर बढ़ता चला जाता है, एक्सपेंड होता चला जाता है। और ब्रिटिश इतने देखो, अभी इंडियन रूलर्स को यहाँ पे हराते तो क्या होता कि पैसा खर्च होता, पैसा खर्च होता काफ़ी, उसमें ब्रिटिशर्स भी मारे जाते, अंग्रेज भी यहाँ पे मारे जाते। अब यहाँ पर इस पॉलिसी के तहत क्या हुआ, भैया यहाँ पर राजा तुम्हें पैसा भी देगा, इनके पैसे भी बच गए। अब राजा तुम्हें पैसे भी देगा और पैसे के बदले खुद को वीक भी करेगा, और धीरे धीरे इतना वीक करेगा कि फिर तुम उसको कुछ भी करा सकते हो बोल के। तो ये थी सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो, कोई भी कल को आके दोस्त बोले कि भाई तुझे कोई मारे ना मुझे बता दियो, मैं अपने लोगों को भेज दूंगा, तो कहीं ना कहीं तुम वीक हो ना, तुम साबित हो गए कि तुम वीक हो। और कल को कोई तुम्हें मार रहा है और तुम अपनी आर्मी, अपने दो चार दोस्तों को उसके साथ भेज दे रहे हो कि भाई जा उसको देख, तो कल को अगर आपने उससे बोला, इसको ये धमकी दी कि भाई अब देखो धीरे धीरे तुम्हारे जो एनिमी है वो बढ़ते जाएंगे। अब धीरे धीरे कल को क्या हुआ कि आप वो इंसान बोल दे कि भैया मुझे नहीं चाहिए तेरी प्रोटेक्शन, तो फिर तो वो कोई भी आके उसे मार जाएगा, क्योंकि एनिमी तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो एट एट द एंड उसे प्रोटेक्शन लेनी ही पड़ेगी। तो ये था इनका एक जाल था, बेसिकली अपनी चीज़ों को, अपने जो राज को
यहाँ पर एक्सपेंड करने का, अपने मतलब पूरे देश में राज को यहाँ पर क्या करने का, एक्सपेंड करने का। तो ये सबसे पहली स्टेट हैदराबाद के निजाम आते हैं, भाई साहब हमें ज़रूरत है, भैया ले लो तुम प्रोटेक्शन ले लो। तो सबसे पहले हैदराबाद के ले लेते हैं, फिर मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, ये सब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अक्सर आपसे पेपर में फर्स्ट स्टेट पूछी जाती है कि फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने हैदराबाद मतलब जिसने सब्सिडरी अलायंस को, जिसने सहायक गठबंदी को, सहायक गठबंधन को यहाँ पर हाँ बोला था, सहायक गठबंधन को अपनाया था, तो वो था हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद 1798 में, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के टाइम पीरियड पर लॉर्ड मतलब वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे यहाँ पर देखो, हमारे माइंड में ऐसा बिठा दिया है कि मैं यहाँ वेलेस्ली भी बोलना चाहूँ तो मेरे मुंह से लॉर्ड वेलेस्ली निकलता है, क्योंकि हम शुरुआत से 9-10 से, जब से हमने ये हिस्ट्री पढ़ना शुरू की, हम इनके आगे लॉर्ड ही लगाते आ रहे हैं। बाद में उस वक्त भी हमारे टीचर्स ने नहीं समझाया कि इनके आगे लॉर्ड नहीं लगाना चाहिए, बाद में जाके जब इनके बारे में खुद चीज़ें समझी और खुद चीज़ें इतना हम लोग हुए, अभी चीज़ें उस टाइम और इस टाइम में बहुत फ़र्क है। तो अभी चीज़ें समझ में आती हैं कि ये भाई लॉर्ड लगाने के लायक तो नहीं है। कभी कभी टीचर चाहते हुए भी ये सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, लेकिन आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि मुझे शायद सोचना चाहिए कि मैं भाई इनके आगे लॉर्ड लगाऊं नहीं लगाऊं, हमको नहीं लगाना चाहिए। बस वह है कि हम शुरू से वो हमारे माइंड सेट में पड़ा हुआ है, तो हम वही निकलता है मुंह से। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की बात कर लेते हैं। इसमें जैसे हम लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें जो आपका गवर्नर जनरल होता है बंगाल का, लॉर्ड यहाँ पर वेलेस्ली होता है, और यहाँ पर जो इसकी डेथ हो जाती है, किसकी डेथ हो जाती है, यहाँ पर टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। इसका जो फादर साहब थे हैदर अली थे, वो तो सेकेंड वॉर में 1782 में मारे गए थे, हमने देखा। और यहाँ पर जो ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, यहाँ पर टीपू सुल्तान भी मारा जाता है। और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो मैसूर की इंडिपेंडेंस ही होती है, जो हमारा मैसूर यहाँ पर इंडिपेंडेंट होता है, वो उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसका ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर अब ये धीरे धीरे कौन यहाँ पर रूल करना शुरू कर देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल करना शुरू कर देगी। और इसी वॉर के बाद एक श्रीरंगपट्टनम होता है, उसको ये एनेक्स भी करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर 1803 से लेकर 1805 के बीच में हमने जैसे देखा कि क्या होता है, हमारा यहाँ पर एंग्लो मराठा वॉर होता है सेकंड। और यहाँ पर बस इतना ही इसके बारे में ध्यान रखना। उसके बाद एक नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नर जनरल आता है, जॉर्ज बार्लो। और ये जॉर्ज बार्लो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर 1807 से लेके 1813 तक यहाँ पर मिंटो फर्स्ट, यहाँ पर कौन आएगा, गवर्नर जनरल आएगा बंगाल का। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो देखो इसके टाइम पीरियड पे एक रंजीत सिंह थे, ठीक है। बेसिकली बताओ चलो ये रंजीत सिंह कौन थे, तो ये लीडर थे यहाँ पर, सिख जो हमारा किंगडम था पंजाब में, उसके कौन थे, ये लीडर थे। तो बेसिकली एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है 1809 में, अगर कभी डेट पूछे, सॉरी 25 अप्रैल 1809 में, 25 अप्रैल 1809 में क्या होती है, एक ट्रीटी साइन होती है। और बेसिकली किस किस के बीच में होती है, ये आपसे अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। उस वक्त यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था वो तो यहाँ पर मिंटो फर्स्ट था, लेकिन ये जो ट्रीटी साइन होती है आपकी, वो यहाँ पर साइन होती है, एक होता है चार्ल्स टी मेटकाल्फ। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपसे दो तरह से सवाल बन सकता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। एक तो ये पूछा जा सकता है नॉर्मली कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई, तो 1809 में हुई। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन हुई उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो चार्ल्स टी मेटकाल्फ यहाँ पर कर रहा था। यहाँ पर अगर ये पूछे कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो यहाँ पर मिंटो फर्स्ट था। तो यहाँ पर जैसे हर गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, तो वो हम यहाँ साथ में करते जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उस गवर्नर जनरल का नाम ही पूछे, डायरेक्ट सवाल यहाँ से ही पूछ सकता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा ट्राई करो कि ये जो यहाँ पर गवर्नर्स पढ़ रहे हो, गवर्नर जनरल्स पढ़ रहे हो, आने वाले टाइम में हम वाइसरॉय पढ़ेंगे, तो इनका टाइम पीरियड याद कर पाओ। क्योंकि अगर आपसे पूछे कि 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो हाँ आपको समझ में आया कि यार 1807 से लेकर 1813 तक तो मिंटो फर्स्ट रहा है, तो शायद वही होगा, ठीक है। ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1813 में फिर से एक चार्टर एक्ट आता है, जैसे कि मैंने बताया ना कि हर 20 साल बाद एक चार्टर एक्ट आएगा। तो लास्ट चार्टर एक्ट कब आता है आपका, 1793 में आता है। तो उसके 20 साल बाद यहाँ पर 1813 में फिर से आपका चार्टर एक्ट आता है, और ये आपकी ट्रेड मोनोपोली है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो यहाँ पर ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रेड मोनोपोली है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म कर देता है, वो दो चीज़ों में नहीं करता, वो चीज़ ध्यान रखना, एक्सेप्ट टी एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद
चाइना। ये चीज़ ध्यान रखना, इन दो चीज़ों को छोड़ के इसकी जो ट्रेड मोनोपोली है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हेस्टिंग के बारे में। हेस्टिंग का जो यहाँ पर टाइम पीरियड रहता है 1813 से लेके 1823 तक रहता है, लगभग 10 साल यहाँ पर इसका टाइम पीरियड रहता है, 1813 से लेके 1823 तक। इसके टाइम पीरियड पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये आप मान सकते हो कि ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था ये आपका लास्ट यहाँ पर मराठा वॉर था मराठाओं के साथ। यहाँ पर मराठा मान सकते हो कि कई महीनों में हार जाते हैं और मोस्ट ऑफ द इंडिया पर इनका रूल हो जाता है इस वॉर के बाद, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर हेस्टिंग ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी इंट्रोड्यूस करता है। कौन सी पॉलिसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है? पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, ठीक है, सर्वोपरिता की नीति। अब आप बोलोगे भैया ये सर्वोपरिता की नीति क्या है या ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी क्या है? तो बेसिकली पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी क्या था कि यहाँ पर इस पॉलिसी के तहत ये बताया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर सुपीरियर है। किन से सुपीरियर है? जो उस वक्त कुछ बची कुची प्रिंसली स्टेट थी ना, उनसे सुपीरियर है ना, कि जो भारत की रियासत हैं उन पर इनका श्रेष्ठ अधिकार है, मतलब हम तुमसे सुपीरियर हैं और तुम्हारे जो मामले हैं, जो तुम्हारे आंतरिक मामले हैं, जो तुम्हारे इंटरनल मैटर्स हैं, जो तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स हैं, उसमें हम यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी में ये लेके आया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो उस वक्त की प्रिंसली स्टेट थी, हम तुम्हारे सुपीरियर हैं और हम जब चाहें तुम्हारे इंटरनल मैटर्स में, तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स में हम क्या कर सकते हैं? दखल अंदाजी कर सकते हैं, हम इंटरवेन कर सकते हैं। तो जो भारतीय रियासतों पर एक श्रेष्ठ अधिकार यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि भैया हम तुम्हारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं और उस हस्तक्षेप की हमको अनुमति है। अब देखो तो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट तो धीरे धीरे खत्म ही हो गई ना, कि भैया तुम हमारे इंटरनल मैटर्स में भी मतलब इस टाइम तक आते आते आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर जो ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश का साम्राज्य है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी, यहाँ पर धीरे धीरे आप देख रहे हो कि कैसे उसने धीरे धीरे वो इंडिया में कब्जा कर रही है। पहले उसने रीजनल पावर्स को हराया, अपने एनिमीज को हराया, फिर जो बचे कुछ रूलर्स थे उनको सब्सिडरी अलायंस के तहत वीक कर दिया और धीरे धीरे जो प्रिंसली स्टेट भी बची थी बची कुची उनसे बोल दिया पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी के थ्रू कि भैया अब तुम यहाँ पर तुम्हारे इंटरनल मामले में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर बाप का अधिकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर सब कुछ है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाहे वो कर सकती है, तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में, तुम्हारा जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं स्टेट के, उसमें भी हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ठीक है, अब ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? अगर आप देखो तो ये एक मतलब ये माना जाता है इन्होंने अपने सारे प्रोमिसेस तोड़े, जो भी ये पॉलिसी, जो भी ये ट्रीटी करते थे, जो भी ये सारी चीज़ें करते थे, अपने प्रॉमिस कर दिए, ट्रीटी कर दिए, ये अपनी टेरिटरी को अपना जो जो धीरे धीरे अपनी पावर को राइज करने के लिए इन्होंने सारे प्रोमिसेस तोड़ दिए। और ये इंडियंस को हमेशा नीची नज़र से देखने की कोशिश करते रहे, हमेशा इंडियंस को ये प्रूव करते रहे कि भैया तुम छोटे इंसान हो, तुम हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते हो। अपने बराबर इन्होंने कभी इंडियंस को समझा ही नहीं और हमेशा यही कोशिश करने में लगे रहते थे कि तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे लोग हमेशा छोटी छोटी सोच वाले हैं, छोटे लोग हैं और तुमको एक ब्रिटिश एम्पायर की, एक ब्रिटिश इंडिया की हमारी ज़रूरत है खुद को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए। ये भाई साहब बोलते हैं कि तुमको हमारी ज़रूरत है, मतलब ब्रिटिश को, सॉरी इंडिया को ब्रिटिशर्स की ज़रूरत है खुद को यहाँ पर इंडिया को, मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब मैं आपको गुप्ता पीरियड पढ़ा रहा था तब ये चीज़ें समझाई भी थी आपको डेप्थ में जाके, ठीक है। इसी के टाइम पीरियड पर जेम्स मिल एक किताब लिखते हैं। तो देखो ये तो नहीं पूछा जाएगा कि जेम्स मिल ये किताब लिखते हैं तो उस वक्त यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग। लेकिन हाँ मैंने इसी के टाइम पर लिखी हुई थी तो इसलिए मेंशन किया है, ध्यान रखना। जेम्स मिल एक किताब लिखते हैं जिसमें ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, देखो जो आपका 1757 से 1947 का जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड को ब्रिटिश इंडिया बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड पर ब्रिटिश ने इंडिया पर रूल किया, एक तरह से मान सकते हो। तो इस टाइम पीरियड को ब्रिटिश इंडिया बोला जाता है। तो इन्होंने एक किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और यहाँ पर हिस्ट्री को ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के बारे में 3 पार्ट में बेसिकली यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है 1823 से लेकर 1828 तक, वो एमरेस्ट बनता है। और जस्ट मैंने ये आपको टाइम पीरियड आप समझ पाओ इसलिए लिखा हुआ है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसने ऐसा कुछ नहीं कराया जो पेपर में पूछा जाता हो।
उसके बाद यहाँ पर आएगा विलियम बेंटिक। ये आपका विलियम बेंटिक यहाँ पर लास्ट गवर्नर जनरल होगा, कहाँ का? बंगाल का। विलियम बेंटिक कौन होगा यहाँ पर? लास्ट गवर्नर जनरल होगा बंगाल का। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कराते हैं, बहुत सारे इंडियंस इस काम के बाद इसके विरुद्ध में भी चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नई चीज़ों को, अभी आपसे जैसे कोई प्रथा चली आ रही है, जैसे यहाँ पर आप कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर चली आ रही है और अगर अभी उसको बैन करने की कोशिश की जाए तो बहुत सारे, हो सकता है कि हमारी एज के लोग उस चीज़ को अडॉप्ट कर लें, लेकिन जो हमारे मदर फादर वाली एज के लोग हैं वो शायद इस चीज़ को लेके मतलब अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब इन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती यहाँ पर बैन किया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ जो ये एक्ट आया था प्रैक्टिस ऑफ सती, जो यहाँ पर बैन की गई थी 1829 में बैन की गई थी। और इसको बैन कराने में कभी पूछे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी रही, तो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय जी की रही। यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी थी, जो वेस्टर्न कल्चर था उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी थी। और ये बोला था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है अभी भारत के लिए। वो बात कहीं ना कहीं ठीक थी, लेकिन उसके लिए हमें वेस्टर्न रूल की ज़रूरत नहीं थी, तो वो तो इसके मतलब ऐसा नहीं है कि ये वेस्टर्न रूल का यहाँ पर फेवर कर रहे थे, लेकिन हाँ यहाँ पर ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और बहुत सारी यहाँ पर जो प्रथाएं चल रही थी उनको ये बैन कराते हैं। उनमें से एक सती प्रथा थी जो कि काफ़ी फेमस थी उस वक्त, काफ़ी प्रचलित थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि जब कुछ ऐसी चीज़ें बैन की जाती हैं तो हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो ब्रिटिशर हैं वो कहीं ना कहीं हमारा धर्म ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो एक सही बात थी। देखो अभी खाली ये सती प्रथा ही ख़त्म करते तो समझ में आता, बहुत सारे काम यहाँ पर आपके ब्रिटिशर्स देखोगे ऐसे कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म को सबसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, और अपना जो धर्म था उस धर्म को, जो क्रिश्चियन धर्म था उसको यहाँ पर वो एक तरह से फैलाने की कोशिश कर रहे थे। साथ में इसी के टाइम पीरियड पे सप्रेशन ऑफ ठगी होती है, ठगी का दमन किया जाता है, मतलब ठगी को, जो ठगी चलती थी उस वक्त उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया जाता है। और विलियम बेंटिक को फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी प्रमोट किया था इंडिया के अंदर। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी आता है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी आता है 1835 में, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है आपका 1835 में, ये चीज़ ध्यान रखना। और बेसिकली आया तो ये इसके टाइम पीरियड के बाद था, लेकिन इसकी शुरुआत जो इस पर काम होना शुरू हुआ था इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। और इसमें क्या था कि इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज बनाया गया था। इंग्लिश को बेसिकली ये बोला गया था कि जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें इंग्लिश को यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, प्राथमिक भाषा होनी चाहिए। जो आपकी शिक्षा दी जा रही है उसमें प्राथमिक भाषा क्या होनी चाहिए? इंग्लिश होनी चाहिए। तो इसलिए इसको फादर ऑफ यहाँ पर मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन भी बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1833 में, ठीक है। 1833 में मतलब लास्ट टाइम आपका हमने जैसे देखा कि 1813 में आता है, जिसकी ट्रेड मोनोपोली यहाँ पर ख़त्म होती है। ट्रेड मोनोपोली यहाँ पर ख़त्म होती है। किसकी यहाँ पर ट्रेड मोनोपोली यहाँ पर ख़त्म होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर ट्रेड मोनोपोली ख़त्म होती है। तो यहाँ पर चार्टर आया था जो 1833 में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली, जैसे मैं बताया ना टी और चाइना के साथ ट्रेड के लिए बची थी, वो भी यहाँ ख़त्म कर दी जाती है। तो देखो अगर ट्रेड मोनोपोली कब ख़त्म हुई तो 1813 में के चार्टर एक्ट के थ्रू हुई थी, लेकिन कंप्लीटली जो ईस्ट इंडिया की ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हुई थी वो चार्टर एक्ट 1833 में हुई थी। और यहाँ पर एक और स्टेप लिया जाता है। अब भैया ये अपने रूल को और ज़्यादा एक्सपेंड कर चुके थे, तो अब ये सिर्फ बंगाल के गवर्नर के थ्रू सिर्फ यहाँ पर बंगाल को और मद्रास को और बॉम्बे को यहाँ पर रूल करने के या उसको गवर्न करने के फ्राग में नहीं थे। अब ये पूरी इंडिया पे यहाँ पे कब्जा करते हैं, और यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो इसी के तहत देखो जो लास्ट गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, वही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे बनेगा। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर कौन बनता है? तो विलियम बेंटिक यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ रहे थे, जिनके अंदर 3 प्रेसिडेंसीज आती थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसको क्या बना दिया गया? इसकी पोस्ट का नाम क्या रख दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर ये 3 प्रेसिडेंसी नहीं और भी सारी प्रेसिडेंसी थी जिन पर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया, जिन पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे अब ये गवर्न करना शुरू कर देते हैं। अब आगे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, अगर कभी आपसे पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, तो यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है विलियम बेंटिक। अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है चार्ल्स मेटकाल्फ, 1834 से लेके 1836 तक, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर ये एक तरह से काफ़ी लिबरेट व्यक्ति होता है और काफ़ी अच्छा एक काम करता है, वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये एक प्रेस लॉ होता लेके आता है 1835 में। क्या लेके आता है? प्रेस लॉ यहाँ पर लेके आता है 1835 में, जिसमें जो इंडिया की प्रेस होती है, जो प्रेस होती है, उसको फ्रीडम मिलता है ब्रिटिश इंडिया में। क्योंकि इससे पहले 1823 में एक ऑर्डिनेंस आता है, जिसमें कि क्या होता है, इस 1823 में का जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है प्रेस से ही रिलेटेड था। इसमें ये बोला जाता है कि पहले तो बहुत ज़्यादा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, साथ में अगर तुम कोई भी लोकल न्यूज़पेपर है, कोई भी लोकल न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हाउस है जो कि न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा है, आप कोई भी चीज़ यहाँ पर पब्लिश नहीं कर सकते हो, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? ब्रिटिशर्स से लेनी पड़ेगी, जो ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल्स होंगे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप एक चीज़ बताओ, ये लेके क्यों आया गया था? अभी यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मॉडर्न के एग्जाम्पल से। अभी यहाँ पर बीजेपी बोल दे कि प्रधानमंत्री या तुम जो भी यहाँ पर लिख रहे हो, पहले आपको हमको दिखाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर आपको रिलीज करना पड़ेगा। अब ये बताओ, अगर पहले अखबार वालों को बीजेपी के विरुद्ध अगर वो कुछ लिखना चाहेंगे, जो अभी पावर में है सरकार, अगर उसके विरुद्ध में कुछ लिखना चाहेंगे और वो अगर उन्हें उन्हीं से परमिशन लेनी है, तो यहाँ पर बीजेपी पागल है जो अपने विरुद्ध लिखने पर यहाँ पर उनको अलाउ करेगी। तो बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक फ्रीडम था प्रेस का, वो छिन गया था 1823 ऑर्डिनेंस के थ्रू। अब यहाँ पर सारी चीज़ें सेंसर्स होती थी, कटवाई जाती थी, और जब यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर या ऑफिशियल्स परमिशन दे देते थे, तब जाके कहीं ना कहीं प्रिंट होती थी। तो एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ पर क्या हो गया था कि एक तरह से जो प्रेस था, प्रेस का फ्रीडम था, वो यहाँ पर एक तरह से उनसे छिन गया था। अब यहाँ पर ये प्रेस लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं 1835 में, और इसमें ये क्या करते हैं, इस प्रेस को लिबरेट कर देते हैं। मतलब जो भारत की प्रेस होती है उस वक्त, ब्रिटिश इंडिया की जो प्रेस होती है, उसका यहाँ पर फ्रीडम मिल जाता है, और इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी बोला जाता है। कभी अगर आपसे पूछे कि लिबरेटर के मतलब प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसको जाना जाता है, तो प्रेस के मुक्तिदाता कौन थे? यहाँ पर चार्ल्स मेटकाल्फ थे। ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और ये हमेशा मतलब कि हमेशा फ्री प्रेस के, मतलब इनको था कि यार प्रेस को हमेशा आज़ादी होनी चाहिए, जो वो लिखना चाहते हैं उनको वो लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो हमारे खिलाफ लिखें, चाहे वो हमारे फेवर में लिखें। और यहाँ पर ये जो प्रेस रेगुलेशंस थे, जो यहाँ पर 1823 ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए गए थे, अध्यादेश के थ्रू लाए गए थे, उनको यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है, उनको यहाँ पर रिपील कर दिया जाता है। तो ये वन ऑफ द एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है और एक अच्छा स्टेप होता है। फिर उसके बाद और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, जैसे कि ऑकलैंड आता है 1836 से लेके 42 तक। ये बस इसलिए बताया कि आपको टाइम पीरियड हम चल रहे हैं तो समझ में आता रहे। उसके बाद एलन वॉर आते हैं यहाँ पर 1842 से 44 तक, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद हार्डिंज फर्स्ट आता है 1844 से लेके 48 तक। इसी के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है, ठीक है, अप्रॉक्स 1845 में, जैसे हम देख चुके हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, उस वक्त आपका जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो कौन था? तो वो आपका हार्डिंज फर्स्ट था। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं डलहौजी के बारे में, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पर सफदरी अलायंस जब आई थी, सहायक गठबंधन जब यहाँ पर आया था, तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वो बढ़ता है। उसमें से मतलब एक और यहाँ पर ऐसी पॉलिसी लेके आएगा कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का इंडिया में और ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अगर कभी आपसे पूछे कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था, उस वक्त कौन था यहाँ पर गवर्नर जनरल भारत का? तो यही दौर यहाँ पर डलहौजी यहाँ पर गवर्नर जनरल था। कुछ और काम करता है, ये टाइटल और पेंशन यहाँ पे ख़त्म कर देता है। बिडो री मैरिज एक्ट लेके आता है 1856 में, ध्यान रखना, ठीक है। क्या लेके आता है यहाँ पर? बिडो री मैरिज एक्ट लेके आता है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और इसी के टाइम पर वुड्स एजुकेशन डिस्पैच आता है 1854 का। ये क्या था? बेसिकली वुड्स एजुकेशन डिस्पैच एक बोर्ड बनाया गया था, ठीक है। ये जो एक आपकी रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई थी, एक बेसिकली बोर्ड बनाया गया था, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउटलाइनिंग रिफॉर्म फॉर एजुकेशन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिखता हूँ तो याद आ जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, आउटलाइनिंग रिफॉर्म्स,
आउटलाइनिंग रिफॉर्म्स फॉर एजुकेशन इन इंडिया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या था मैं बताता हूँ। ये लोग एजुकेशन को थोड़ा सा रिफॉर्म करना चाह रहे थे, तो इन्होंने एक बोर्ड का इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और इसका प्रेसिडेंट का भी अगर आपसे पेपर में पूछे तो इसका प्रेसिडेंट था चार्ल्स वुड। इसी के नाम पर ये वुड्स एजुकेशन डिस्पैच नाम रखा गया। चार्ल्स वुड इसका क्या था यहाँ पर, प्रेसिडेंट था। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसे हिंदी में देखोगे तो इसको हिंदी में बोलेंगे हिंदी में देख लेना यार एक बार, है ना, गूगल कर लेना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउटलाइनिंग रिफॉर्म। सॉरी यार वो पूरा ही हट गया, ठीक है, गलती से एक मतलब टच हो गया तो वो पूरा हट गया, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि वो बोर्ड यहाँ पर बनाया जाता है, उसका जो प्रेसिडेंट था कौन था, चार्ल्स बोर्ड था, ये मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। और ये बेसिकली क्या करते हैं, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, ये जो आपका बोर्ड्स एजुकेशन डिस्पैच है ना, इसमें ये बताया गया, जो ये आपका लेके आया, कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें तो जो लोकल लैंग्वेज होगी, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होगी, वर्नाकुलर हिंदी वाले लिख लो, जो लोकल लैंग्वेज होगी, ठीक है, जो स्थानीय लैंग्वेज होगी, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होगी, वो मतलब उसको प्राइमरी लैंग्वेज बना दो, उसको क्या बना दो, प्राइमरी लैंग्वेज बना दो, प्राथमिक भाषा बना दो। लेकिन जो कॉलेजेस हैं, जो कॉलेज हैं, उसमें इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज बना दो, इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज बना दो। ये इसमें ये था। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि वुड्स एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 क्या था, तो ये सारी चीज़ें थी कि यहाँ पे बताया गया था कि प्राइमरी लेवल पे तो जो वर्नाकुलर जो स्थानीय भाषा है उसको प्राइमरी लैंग्वेज बना दो, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज बना दो। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद हम हमारे मतलब ये इंट्रोड्यूस करते हैं रेलवे को, 1853 में इंट्रोड्यूस करता है। ध्यान रखना जो पहली रेल चली थी ना, पहली जो रेलवे लाइन चलाई गई थी, मतलब रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी और रेल चली थी, 21 माइल चलती है, ये भी पेपर में पूछ लेता है। ये मतलब कभी किलोमीटर में पूछेगा तो कभी माइल्स में पूछेगा, ज़्यादा किलोमीटर में पूछा जाता है, तो 34 किलोमीटर तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी। और ये फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन था, कभी अगर आपसे पूछा जाए, अब अगर हम रेल के बारे में पढ़ें तो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई था, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, तो यही टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में बात करते हैं, जो ये यहाँ पर गवर्नर जनरल बनते ही, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते ही ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा कारण बनेगा आगे 1857 रिवॉल्ट का। ये भाई साहब एक हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत, जिसको हड़प नीति भी बोला जाता है हिंदी में, वो इंट्रोड्यूस करता है। अब ये हड़प नीति क्या होती है, जैसे ही मैंने बताया सब्सिडरी अलायंस शुरू की गई थी। सब्सिडरी अलायंस में क्या करा गया कि भैया तुम अपनी मिलिट्री आर्मी को उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए दिया गया। यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बेसिकली प्रिंसली स्टेट को, जो भारत में रियासत है ना, उनको यहाँ पर अनेक्स कर लिया जाएगा, उनको उन पर यहाँ पर कब्जा कर लिया जाएगा। कब, जब यहाँ पर स्टेट लैप्स कर जाएगी, जब यहाँ पर स्टेट में जैसे कोई रूलर है, कोई प्रिंसली स्टेट का रूलर है, और अगर उसका कोई बेटा नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो अब जो आगे आगे का जो साम्राज्य होगा उसका, वो किसके पास आ जाएगा, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएगा। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि बेसिकली अगर आप लैप्स करें, आपका जैसे कोई प्रिंसली स्टेट का रूलर है, अगर आपका कोई सन नहीं है, कोई बेटा नहीं है, तो आपका आगे का जो जो आपका राज है, जो प्रिंसली स्टेट है, उस पर किसका कब्जा हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर कब्जा हो जाएगा। और यहाँ पर आप कोई सन अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, जैसे अगर किसी का बेटा नहीं है तो वो अडॉप्ट करना चाहे तो यहाँ पर तुम अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, 1848 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अक्सर पूछ लेते हैं कि पहली स्टेट जो इसके थ्रू अनेक्स की गई थी वो थी यहाँ पर सतारा 1848 में। उसके बाद जैतपुर संबलपुर को 1849 में। इन लोगों ने विरोध बहुत किया लेकिन कुछ कर नहीं पाए थे उस टाइम तक। उदयपुर में 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं, देखो सारी चीज़ें आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो तीन चीज़ें जैसे फर्स्ट स्टेट सतारा, झांसी कब की, और लास्ट स्टेट अवध 1856 में। एटलीस्ट ये तीन तो आपको याद यहाँ पर होनी ही चाहिए। उसके बाद अवध अवध से बेसिकली इनकी लड़ाई चल रही थी, तो अवध के लिए एक स्टेटमेंट देता है जो पेपर में पूछा गया 1851 में। यहाँ पर ये स्टेटमेंट देता है जैसे कि अवध को कब रूल किया गया था, मतलब कब अनेक्स किया गया था, 1856 में। 1851 में ये स्टेटमेंट देता है, ईयर याद मत रखो, लेकिन ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। ये बोलता है अवध क्या है, एज अ चेरी,
दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। मतलब अवध को इसने डिस्क्राइब किया कि अवध वो एक चेरी है जो एक ना एक दिन हमारे मुंह में आके गिर जाएगी। कहने का मतलब है हम अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में या अपने उसमें हम इसको एनेक्स कर लेंगे, क्योंकि इसका कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं, ठीक है, कोई इसका बेटा तो है नहीं। तो ये थी इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये बताते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर ब्रिटिश टेरिटरीज का एक्सपेंशन था ना भारत में, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होती है ये कि एक मेजर फैक्टर होती है। एक आपकी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक सब्सिडरी अलायंस, ये दो मेजर फैक्टर होते हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार का एक तरह से आप मान सकते हो ये एक प्रमुख कारण होते हैं। और यहीं से, इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप से ये अभी स्पार्क करता है एक इंडियन रिवेलियन को, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कब पढ़ेंगे। इंडियन रिवेलियन को जो 1857 में, जिसको कई लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, सिपाही म्यूटनी बोलते हैं, इंडियन रिवेलियन बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं, उसकी ये जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या बनता है, एक तरह से चिंगारी का काम करता है। ठीक है, भारत में आप देखोगे कैसे अभी 1857 में रिवॉल्ट शुरू होगा, हम जब लास्ट लेक्चर कर रहे होंगे तब। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे अब हमारा जो लास्ट यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, क्योंकि 1857 में रिवॉल्ट हो जाएगा, फिर 1858 में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। तो 1856 में यहाँ पर जो लास्ट गवर्नर जनरल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर कैनिंग। अब कैनिंग के बारे में जब हम वॉइस रॉय पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी 1857 का रिवॉल्ट होगा, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटाकर वाइस रॉय बना दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर कभी आपसे पूछे कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था। इसका टाइम पीरियड 1856 से लेके 57 तक ये यहाँ पर गवर्नर जनरल रहता है भारत का। फिर उसके बाद 1858 से 1862 तक ये यहाँ पर वाइस रॉय रहेगा। तो जब मैं वाइस रॉय कराऊंगा तब हम इसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, अब हम कल के लेक्चर में देखेंगे क्या कैसे कि ये सब्सिडरी अलायंस, कैसे 100 सालों का अत्याचार, कैसे ये सारी चीज़ें एक रिवॉल्ट में आगे चल के कन्वर्ट होंगी। एक रिवॉल्ट होने जा रहा है जिसको बीडी सावरकर जी ने क्या बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। और एक क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, लेकिन हमने हर क्वेश्चन को, जैसे कोई आगे हम पढ़ाने वाले हैं, अब आगे हम, और इस टाइम पे और चीज़ें भी तो हुई हैं ना, नेशनल मूवमेंट हुए हैं और चीज़ें हुई हैं, तो हमने सारे क्वेश्चन को उधर इंक्लूड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप बस कुछ यहाँ के क्वेश्चन आप जब हम वाइस रॉय करेंगे तो उसमें भी कुछ इंक्लूड है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको एक क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। हाँ, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉर्नवालिस वाज नॉट प्रेवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया कि जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है वो बंगाल वाले रीजन, बिहार वाले रीजन और उड़ीसा वाले रीजन में शुरुआत किया गया था, पंजाब वाले रीजन में नहीं किया गया था। और आप चीज़ ध्यान रख सकते हो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये पास पास में है, पंजाब दूर है। तो हमेशा जो दूर हो और 3 ऑप्शन पास पास वाले दे रखे हों तो वो नहीं होंगे, जो दूर वाला होगा ऑब्वियसली वो होगा। आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं या नहीं, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा भी है या नहीं, प्लीज़ अपना कमेंट करके बताओ। और देखो, अगर आपको यहाँ पर डिजिटल नोट्स की यहाँ पर पीडीएफ चाहिए, देखो अगर आप या तो इनके नोट्स खुद बना लो, वरना हम इसके डिजिटल नोट्स तैयार कर रहे हैं। हम डिजिटल नोट्स बेसिकली प्रिंटेबल फॉर्मेट में यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। पहले हम हैंड राइटिंग कर रहे थे, अब हैंड राइटिंग बहुत सारे लोगों से यहाँ पर दिक्कत आती है पढ़ने में, तो इसलिए हम यहाँ पर टाइप करवा के नोट्स को तैयार करवा रहे हैं हर लेक्चर के, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। उसके लिए हमने क्या करा है, पीडीएफ का पेड ग्रुप बनाया जिसकी प्राइस है यहाँ पर 299। उसमें आपको स्टैटिक जीके जब हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसके लेक्चर, उसके नोट्स मिल जाएंगे। उसमें आपको हिस्ट्री के मिल जाएंगे, पॉलिटी के मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, आने वाले जितने भी लेक्चर्स मैं कराने वाला हूँ सभी के यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप बोलो कि भैया मुझे QR सेंड कर दो, ठीक है, पेमेंट करने के लिए। जब आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो विदिन 24 आवर्स आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।